रानी परी का जादुई अनोखा फ्रॉक। एक बार की बात है, प्रियंका अपने माता पिता के साथ चंपारण नाम के एक गांव में रहती थी। प्रियंका के घर के बगल में ही निमृत का घर था। प्रियंका और निमृत दोनों सहेलियां थी। प्रियंका दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन निमृत का रंग थोड़ा गहरा था। निमृत भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रियंका का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। गरीब होने के बावजूद प्रियंका हर काम में आगे थी। घर के कामों से लेकर पढ़ाई सब में वो अव्वल थी। वहीं दूसरी तरफ निमृत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। घर में सारी सुविधा होने के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत पीछे थी। एक बार की बात है, निमृत अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, फटाफट से मुझे पैसे दे दो। पार्टी करने के लिए मेरे पास कोई अच्छी अच्छी ड्रेस भी नहीं है, तो मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, इसलिए थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। निमृत, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें 10,000 रूपए दिए थे। बेटा, तुमने 10,000 रूपए कहाँ खर्च कर दिए? माँ, आज के समय में 10,000 रूपए की क्या कीमत है? वो पैसे तो उसी दिन खत्म हो गए थे। आज मुझे पूरे 20,000 रूपए चाहिए। निमृत बेटा, तुम इतने फालतू के खर्च क्यों करती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, कोई बच्ची नहीं रही। कभी पढ़ाई में भी मन लगा लिया करो। हमेशा कम नंबर लेकर आती हो। बगल में रहने वाली तुम्हारी सहेली प्रियंका को देखो, कितनी गरीब है बेचारी, फिर भी घर के सारे काम करती है। सारे काम करने के बावजूद पढ़ाई में भी इतनी तेज है। बेचारी के पास कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी जैसे तैसे पढ़ लेती है। तुम्हें अभी उससे कुछ सीखने की जरूरत है। माँ, आपको पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं डैडी से ले लूंगी। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, प्रियंका की तारीफ करने के लिए नहीं कहा है। जब देखो प्रियंका ऐसी है, प्रियंका वैसी है। अरे प्रियंका कैसी भी हो, मुझे उससे क्या मतलब? मैंने आपको जो कहा है वो कीजिए ना, या फिर नहीं देने हैं पैसे तो मना कर दीजिए, मैं डैडी से मांग लूंगी। इतना कहकर निमृत गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा से कहकर अपने अकाउंट में 20,000 रूपए डलवा लेती है। उसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाने लगती है। वो जैसे ही घर से निकलती है, वैसे ही उसे उसके कॉलेज की एक फ्रेंड सुहानी मिल जाती है। निमृत उसको देखकर रुक जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे सुहानी, तुम यहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? ओह, तुम मेरे घर आ रही थी ना? लेकिन मैं तो शॉपिंग पर जा रही हूँ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ शॉपिंग पर? नहीं नहीं निमृत, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही थी, बल्कि मैं तो प्रियंका के घर जा रही थी। दरअसल मुझे उससे कुछ काम था, थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में भी पूछना था और कुछ पर्सनल बातें भी करनी थी जो मैं तुमसे नहीं कर सकती। वैसे तुम शॉपिंग के लिए जा रही थी ना? जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर सुहानी निमृत की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। निमृत को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है, पता नहीं इस प्रियंका ने सभी लोगों पर क्या जादू कर रखा है। जिसको देखो प्रियंका प्रियंका करते रहते हैं। पहले मम्मी ने मूड खराब कर दिया, अभी सुहानी की बच्ची ने मूड खराब कर दिया। मुझे क्या, मैं तो चली शॉपिंग करने। निमृत शॉपिंग करने चली जाती है और इधर सुहानी प्रियंका के घर पहुंचकर प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, तू बिजी तो नहीं है ना? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। दरअसल मुझे तुझसे असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना था और मुझे तुझसे कुछ पर्सनल बातें भी करनी थी। नहीं पागल, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। लेकिन तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आकर बैठ जा। फिर प्रियंका और सुहानी अंदर बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करने के बाद सुहानी कहती है, प्रियंका, हमारे गाँव के पास जो मेला लगा है, मेरा वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है। तू भी चलेगी क्या मेरे साथ? हाँ हाँ सुहानी, क्यों नहीं। तुम 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। तैयार होने के बाद प्रियंका और सुहानी मेले में घूमने चले जाते हैं। वो दोनों मेले में बहुत मस्ती करते हैं। उन्हें वहाँ पर निमृत और उसकी सहेलियाँ मिल जाती है। निमृत प्रियंका और सुहानी को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी, तुम तो असाइनमेंट के काम से प्रियंका के घर गई थी ना? हाँ, मेरा असाइनमेंट का काम हो गया था और हमारा मेला घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मेला घूमने आ गए। लेकिन तुम तो शॉपिंग पर गई थी ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम शॉपिंग पर ही गए थे, लेकिन फिर हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम मेला भी घूम आए, इसलिए हम यहाँ आ गए। वैसे अगर तुम प्रियंका के साथ आई हो तो तुम्हें इसे अपने 1-2 अच्छे कपड़े दे देने चाहिए थे। देखो तो जरा कैसे फटीचर कपड़े पहनकर मेले में आ गई है।
निमृत की ये बातें सुन प्रियंका बड़े ही प्यार से कहती है, मेरे कपड़े फटीचर है तो क्या हो गया निमृत? वैसे भी सुहानी को मेरे साथ यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो तुम्हें क्यों हो रही है? चलो अब हमारे सामने से हटो, हमें जाने दो। ऐसा कहकर प्रियंका सुहानी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेले में एक अनाउंसमेंट होती है। मेले में आई सभी लड़कियां मेरी बात ध्यान से सुने। ये मेला पूरे 1 महीने के लिए लगा है। अगले हफ्ते इस मेले में एक डांस कंपटीशन होगा, जिसमें लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक पहनकर नृत्य करेगी और इस प्रतियोगिता को शूट किया जाएगा और साथ ही इसे टीवी पर भी दिखाया जाएगा। इस प्रतियोगिता को जाने माने बिजनेसमैन के बेटे ईशान अग्रवाल जज करेंगे। तो जिसको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है वह अपना नाम आज ही रजिस्टर करवा दें। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और एक एक करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेती है। निमृत भी अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेती है। दूसरी तरफ सुहानी प्रियंका से कहती है, प्रियंका तू भी तो बहुत अच्छा डांस कर लेती है ना, फिर तू अपना नाम रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवा लेती? तूने अनाउंसमेंट ठीक से नहीं सुनी क्या? उन्होंने बोला कि जो भी लड़की फ्रॉक पहनकर डांस करेगी। तू तो अच्छे से जानती है ना, मेरे पास ना ही कोई सुंदर सी फ्रॉक है और ना ही उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं अपना नाम नहीं रजिस्टर्ड करवाऊंगी। देख, ये बहुत अच्छा मौका है, तुझे पता है ना ये शो टीवी पर आएगा और अगर तू अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कुछ करेगी नहीं तो तेरी गरीबी कैसे खत्म होगी? मेरी माँ तो तू अपना नाम रजिस्टर करवा ले। रही बात फ्रॉक की तो वो कहीं ना कहीं से हम अरेंज कर ही लेंगे, मैं मदद करवाऊंगी तेरी। सच में यार, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चल नाम लिखवा कर आते हैं। इसके बाद प्रियंका अपना नाम रजिस्टर करवा देती है और फिर घर आ जाती है। घर आने के बाद सुहानी कहती है, प्रियंका मेरे पास एक आइडिया है। तुझे सिलाई करनी आती है ना? मैं तुझे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा ला कर दूंगी, तो उससे अपने लिए बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक बना लेना। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। तुम सच में बहुत अच्छी हो सुहानी। उसके बाद सुहानी प्रियंका को बहुत ही सुंदर कपड़ा लाकर देती है। प्रियंका बहुत मेहनत करके 5 दिन में उस फ्रॉक को तैयार करती है और बहुत खुश होती है क्योंकि फ्रॉक बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ था। वो सुहानी को फोन करती है और कहती है, सुहानी मैंने फ्रॉक बनाकर तैयार कर ली है। सच में बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। हाँ बाबा ठीक है। अच्छा सुन, मैं तेरे घर आती हूँ थोड़ी देर में, फिर दिखाइए तुम मुझे फ्रॉक। थोड़ी देर बाद सुहानी प्रियंका के घर आती है। प्रियंका सुहानी को अपनी सिली हुई फ्रॉक दिखाती है। सच में यार, तूने तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिली है। अब देखियो कंपटीशन में तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात करते हुए दोनों सहेलियां बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में ये खबर निमृत को लग जाती है। निमृत प्रियंका की फ्रॉक देखने उसके घर आती है। प्रियंका की इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर निमृत बहुत ही ज्यादा जल जाती है और मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है और खुद से ही कहती है, ये प्रियंका की बच्ची तो पहले से ही इतनी खूबसूरत है। वो पहनकर अगर वो कंपटीशन में डांस करेगी तो वही जीत जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर उसने इतनी अनोखी खूबसूरत फ्रॉक कैसे बना ली। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। निमृत उसी रात प्रियंका के घर जाती है और उसकी खूबसूरत सी अनोखी दिखने वाली फ्रॉक को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे जलाकर राख कर देती है और बहुत खुश होती है। अब देखती हूँ कैसे जाती है ये कंपटीशन में डांस करने। हर चीज में ये मुझसे आगे रहती है और मैं इसे थोड़ी सी चूक जाती हूँ, पर इस बार नहीं। इस बार मैं ही कंपटीशन जीतूंगी और इसको सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह जब प्रियंका को अपनी फ्रॉक कहीं नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे, मैंने यही तो रखी थी अपनी फ्रॉक, कहाँ चली गई? प्रियंका पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसको फ्रॉक कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर निमृत आती है और कहती है, क्या हुआ प्रियंका, तुम इतना रो क्यों रही हो? निमृत, कल जो मैंने तुम्हें अपनी फ्रॉक दिखाई थी वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। निमृत प्रियंका की बातें सुन हंसने लगती है। तब प्रियंका कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने बहुत मेहनत से वो फ्रॉक बनाई थी। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तेरी वो फ्रॉक मैंने चुलाकर राख कर दी। तेरी वजह से हमेशा मुझे लोगों से सुननी पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसा किया।
अब तू ना ही कंपटीशन में जा पाएगी और ना ही जीत पाएगी। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया निम्रित। निम्रित हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रियंका वहीं बैठकर रोने लगती है। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा इसका? ये क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं तो इसको अपने दोस्त मानती हूँ, फिर भी ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। प्रियंका को बहुत दुख हो रहा था। वो रोने लगती है। रोते रोते प्रियंका की आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसको एक सपना आता है। उसके सपने में परियों की रानी परी आती है और वो कहती है, क्या हुआ प्रियंका, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी परी, निम्रित ने मेरी इतनी मेहनत से सिली हुई अनोखी फ्रॉक जला दी। पता नहीं उसको मुझसे क्या दिक्कत है। तुम उससे हर चीज में अव्वल हो प्रियंका, वो इसलिए तुमसे चिढ़ती है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अनोखी फ्रॉक दूंगी। वो फ्रॉक पहनकर तुम और भी ज्यादा अच्छा डांस कर पाओगी और तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक डांस प्रतियोगिता हो ना जाए, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है रानी परी। थोड़ी देर बाद प्रियंका की आंख खुलती है और वो अपने सामने एक बहुत ही चमचमाती अनोखी फ्रॉक देखती है। फ्रॉक देखकर प्रियंका मन ही मन सोचती है, इसका मतलब सच में रानी परी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे ये फ्रॉक दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। प्रियंका ये बात किसी को भी नहीं बताती है। उसके बाद डांस कंपटीशन वाले दिन वो एकदम से रानी परी का दिया हुआ अनोखा फ्रॉक पहनकर स्टेज पर जाती है और बहुत अच्छा डांस करती है। उसका डांस देखकर ईशान अग्रवाल उसको सबसे ज्यादा नंबर देता है और प्रियंका विनर हो जाती है। प्रियंका को ट्रॉफी दी जाती है और साथ में 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसको मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ मूवी करने का मौका मिलता है। एकदम से प्रियंका की किस्मत ही बदल जाती है। वो सुहानी के पास आकर कहती है, अगर तुमने मुझे शुरुआत में बढ़ावा ना दिया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती सुहानी। तुम जानती हो, निम्रित ने इतनी मेहनत से मेरी सिली हुई फ्रॉक जला दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन ये फ्रॉक जो मैंने पहनी है मुझे खुद रानी परी ने आकर दी है और इस प्रतियोगिता में जीतने का आशीर्वाद भी उन्हीं ने मुझे दिया था। ये तो बहुत अच्छा हुआ मैडम, अब तो तू हीरोइन बन गई है। प्रियंका अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज बहुत बड़े मुकाम पर थी, लेकिन वही निम्रित का जीवन प्रियंका से जलते जलते ही बीत जाता है। किसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। मीनाक्षी 10 साल की थी। एक दिन हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा होता है, जिसके बाद मीनाक्षी के माता पिता की मौत हो जाती है। मीनाक्षी अपने माँ पापा को आखिरी बार देख भी नहीं पाती है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोग उसे सारी बातें बता देती हैं। मीनाक्षी रोते हुए सड़क किनारे खड़ी रहती है और बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा सब कुछ मेरे पापा ही थे और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। लगता है एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते मैं भी ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। मीनाक्षी को इस तरह रोते हुए राजीव नाम का एक आदमी देख लेता है। राजीव मीनाक्षी के पास जाता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? राजीव के पूछने पर मीनाक्षी उसे सारी बात बता देती है। राजीव को मीनाक्षी पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मीनाक्षी को देख राजीव की बीवी मीनू हैरान रह जाती है और राजीव से कहती है, राजीव जी जरा कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीनू राजीव को कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये आप किस गरीब को उठा लाए? मीनू, इसके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए ये सड़क किनारे रो रही थी। फिर मैंने सोचा हमारे भी तो कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैं इसे ले आया। आज से तुम इसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करना। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह कैसे प्यार कर सकती हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मीनू जरा ध्यान से सोचो, उसे मम्मी पापा की कमी है और हमें एक बच्चे की, तो फिर इसे अपनी बेटी मानने में क्या हर्ज है? इस बारे में अब हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। और हाँ, मुझे बिजनेस के काम से 2 दिन बाद 4 महीने के लिए राजस्थान जाना है, इसलिए तुम मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखना।
इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। राजीव के जाने के बाद मीनू अपने मन में सोचती है, 2 दिन रुक जाती हूँ, फिर इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। इस तरह 2 दिन तक मीनू मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखती है। राजीव के जाने के बाद मीनू मीनाक्षी को अपने असली रंग दिखा देती है। मीनू मीनाक्षी को सही से खाने के लिए भी नहीं देती थी और उसके घर का सारा काम करवाती थी। मीनाक्षी बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी, इसलिए वो सारा काम हंसी खुशी चुपचाप कर देती थी और कभी भी मीनू को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, मीनू मीनाक्षी को बुलाती है। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। मीनू की आवाज सुन मीनाक्षी आती है। उसके बाद मीनू बोलती है, मेरे लिए छोले भटूरे बना। लेकिन अभी का खाना तो मैंने बना दिया है। वैसे भी छोले भटूरे बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं कल जरूर आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। अभी आप यही खा लीजिए, वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रही है? तू होती कौन है मुझे इसे बताने वाली? मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं, इसे तुझे क्या? तेरा काम है सिर्फ बनाना। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीनाक्षी किचन में जाती है और मीनू के लिए छोले भटूरे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद छोले भटूरे बन जाता है और मीनू खा लेती है। खाने के बाद मीनू बोलती है, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने पार्टी रखी है और मेरी सहेलियां आ रही है, इसलिए ये खाने की लिस्ट है। कल ये सब बना दियो। और हाँ, बर्थडे पार्टी की सारी सजावट भी तुझे करनी है। सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले इतना कुछ कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा है समय से हो जाना चाहिए। अगले दिन मीनाक्षी सुबह जल्दी उठती है और काम में लग जाती है। घर की सफाई करने के बाद मीनाक्षी खाना बनाने लगती है। मीनाक्षी किचन में खाना बना रही थी। तभी थोड़ी देर बाद मीनू आती है और बोलती है, कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रही हूँ। आपने बहुत सारे तरह तरह के खाना बनाने के लिए कहा है, इसलिए समय लग रहा है। नहीं, मेरी सहेलियां आती ही होंगी। तूने अभी तक घर की सजावट भी नहीं की है, इसलिए आधे घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। क्या आधे घंटे? ये तो बहुत कम है। अगर आधे घंटे में खाना नहीं बना तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइयो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में तैयार होने। आधे घंटे बाद मैं यहाँ आऊंगी। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी बहुत घबरा जाती है, इसलिए घबराहट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। किचन की खिड़की के बाहर से एक जादूगरनी ये सब देख रही होती है। मीनाक्षी के बेहोश होने के बाद खिड़की के बाहर से जादूगरनी जादू करती है, जिसकी वजह से एक पल में ही सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और घर की सजावट भी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की आंखें खुलती है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसने किया? इतनी जल्दी इतना सारा खाना बनकर तैयार हो गया और घर की सजावट भी हो रखी है, पर मैंने तो ये सब नहीं किया है। तभी मीनू वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे वाह, इतनी जल्दी सारा काम कर लिया तूने। हाँ, आपने कहा था ना जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाया। तभी मीनू की सहेलियां आ जाती है और मीनू अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी सोचने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मीनू अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी मीनाक्षी इतना सारा काम कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद मीनू की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और सब बहुत मस्ती करते हैं। कुछ घंटों बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मीनू मीनाक्षी को अपने साथ एक पहाड़ के पास लेकर जाती है और बोलती है, मीनाक्षी, तू देख रही है ना इस पहाड़ पर कितनी गंदगी फैली है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं। कल तूने बहुत जल्दी सारा काम कर लिया था ना, इसलिए 15 मिनट में ये पूरा पहाड़ साफ करके दिखा। लेकिन ये पूरा पहाड़ 15 मिनट में कैसे साफ हो सकता है? इसे साफ करने में तो ना जाने कितने महीने लग जाएंगे। कल भी तो तूने 15 मिनट में इतना सारा खाना भी बना लिया था और घर की सजावट भी कर ली थी। वो भी तो इतने कम समय में नहीं हो सकता था, लेकिन तूने किया ना। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू ये भी कर लेगी। मैं भी घर जाती हूँ, 15 मिनट बाद फिर से आऊंगी।
और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे अपने घर में फिर से नहीं आने दूंगी। मीनाक्षी अच्छे से जानती थी कि वो 15 मिनट में ये पहाड़ साफ नहीं कर सकती है, लेकिन मीनू की धमकी की वजह से वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही जादूगरनी आ जाती है जिसने मीनाक्षी की मदद की थी। जादूगरनी एक लड़की का रूप लेकर मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मीनाक्षी उसे सारी बातें बता देती है। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद वो बोलती है, अच्छा, तो इतनी सी बात की वजह से तुम रो रही थी? अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन चलते चलते मीनाक्षी सोचती है, ये लड़की कौन है और सब कुछ जानने के बाद भी इसने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? कल भी पता नहीं वो सब जादू कैसे हुआ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मैं फिर से वहाँ जाती हूँ। इतना सोचकर मीनाक्षी फिर से वहाँ जाती है। वहाँ पहुँचकर मीनाक्षी देखती है कि पहाड़ों की सफाई हो गई है और वो लड़की भी वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है और पहाड़ों की सफाई देख हैरान रह जाती है। ये सब तुमने कैसे किया? हाथों से और किससे? मैंने हमेशा आपकी सारी बात मानी है, इसलिए मैंने अपना ये काम भी पूरा किया। मीनू को समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से हैरानी के साथ अपने घर चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, पता नहीं वो लड़की कौन है जो मेरी मदद करती है। मीनाक्षी के इतना कहते ही जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं वही लड़की हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी। और हाँ, जब तुम बेहोश हो गई थी उसके बाद मैंने ही सारा खाना अपने जादू से तैयार किया था और घर की सजावट भी मैंने ही की थी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। जब तुम्हारे माता पिता की मौत हुई थी, मैं उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने मीनू के पति को तुमसे बात करता हुआ देखा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मैं तुम पर नजर रखती थी कि तभी मुझे पता चला कि मीनू तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं तुम्हारी मदद किया करूँगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। मीनाक्षी, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये मखमली लहंगा दे रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसे पहन लेना और इसे अपनी इच्छा बता देना। ये तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी के जाने के बाद मीनाक्षी लहंगा पहन लेती है और रहने के लिए एक घर मांगती है। उसके बाद लहंगा एक घर प्रकट कर देता है। उस दिन से मीनाक्षी उसी घर में रहने लगती है और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मखमली लहंगे से मांग लेती थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन मीनू अपने मन में सोचती है, 4 दिन हो गए हैं लेकिन पता नहीं ये लड़की कहाँ है। मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ ये चली गई, लेकिन इसके जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं सारा काम करती रहूंगी। इतना बोलकर मीनू मीनाक्षी को ढूंढने निकलती है। मीनू बहुत देर तक मीनाक्षी को ढूंढती है, लेकिन उसे मीनाक्षी कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर वो सड़क के एक कोने पर बैठ जाती है। तभी उसके गाँव की एक शीला उसे कहती है, क्या हुआ मीनू बहन, सब कुछ ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है शीला, पता नहीं ये लड़की मीनाक्षी कहाँ चली गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे तुझे पता नहीं है क्या, वो तो बड़े ऐश से एक बड़े से घर में रह रही है। यहाँ तक कि मीनाक्षी अब इतनी अमीर हो गई है कि वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। हर महीने गरीबों में खाना और कंबल बांटती है। अच्छा, तुझे पता है कि वो कहाँ रहती है? हाँ, भला यहाँ कौन नहीं जानता उसका घर। चल, मैं तुझे उसका घर दिखा देती हूँ। उसके बाद शीला मीनू को मीनाक्षी का घर दिखा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। मीनू मीनाक्षी का घर देख बोलती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके बाद मीनू घर के अंदर जाती है और मीनाक्षी के सामने जाकर बोलती है, मीनाक्षी बेटी,
कहाँ चली गई थी तू? इतने दिनों से मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। वो तो भला हो शीला बहन का, जिसने मुझे तेरा घर दिखा दिया। चल बेटा अपने घर चल, हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहेंगे। वैसे जरा ये तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ आया कैसे? हाँ, मैं अभी वही सोच रही थी कि आपने मेरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या करोगी इस सवाल का जवाब जानकर? आपको मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुकी हो। अब आप मेरे घर से चली जाओ। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। इतने समय से मैंने तुझे अपने पास रखा। हाँ, क्योंकि मैं आपके घर के सारे काम करती थी, उसमें भी आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। मैंने कहा ना आप मेरे घर से चली जाओ। तभी मीनू की नजर उस मखमल लहंगे पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लहंगा इसके पास कैसे आया? मुझे तो लग रहा है कि अचानक इसके पास इतना दौलत आने का कारण यही लहंगा है। एक काम करती हूँ, जाते जाते ये लहंगा चोरी करके जाती हूँ। इतना सोचकर मीनू मीनाक्षी से कहती है, ठीक है मीनाक्षी बेटा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। जरा मेरे लिए पानी ले आ। मीनाक्षी मीनू के लिए पानी लेने जाती है। मीनाक्षी के जाने के बाद मीनू लहंगा चोरी करने की कोशिश करती है। मीनू जैसे ही लहंगे में हाथ लगाती है, उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। मीनू बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से मीनू कभी मीनाक्षी के घर नहीं आती है और यहाँ मीनाक्षी जादुई मखमली लहंगे के साथ अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।